नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना तो पुरानी है, लेकिन इसका रिजल्ट हालिया है, इसका फैसला हालिया है। बात 15 अप्रैल 2019 की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला संभल जिले का थाना कुढ़ फतेहगढ़ और गांव है बिचैता। बिचैता गांव से दोपहर में ही एक सूचना आई कि एक लड़के ने, मतलब एक शादीशुदा व्यक्ति ने अपने घर में आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस भागकर आई। ये भी कहा गया कि साहब वो जल रहा है, पानी डाला गया है, लेकिन उसकी सांसें चल रही हैं, वो बोल भी रहा है। पुलिस भाग कर आई। पुलिस ने देखा कि राजवीर नाम का व्यक्ति, जिसका सत्यवीर नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब करीब 22 साल है, वो घर के बाहर दरवाजे से भागकर, ऐसा लगता है जो पंपिंग सेट होता है जहां पानी चल रहा था, उसकी तरफ भाग के आ रहा था और वहीं गिर गया। उसको तुरंत एक चादर में लपेटकर उसके एक रिश्तेदार ने वहां से अस्पताल की तरफ रेफर कर दिया। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब बर्न इंजरी होती है तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तक कभी कभी आदमी पूरा होशो हवास में रहता है। जब फफोले पड़ जाते हैं और फूटने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिसीमिया हो जाता है और उसके बाद बचना मुश्किल हो जाता है। कम से कम 50% से अधिक जले हुए स्किन पर, अगर स्किन 60 या 70% जली है तो ये मान के चलते हैं पुलिस के लोग या हम लोग भी अपनी सर्विस में, अगर किसी ने बताया जैसे साहब फला जल गया है, कितने परसेंट, उनका 70, तुरंत कहा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन करा लो, क्योंकि इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। और अगर 90%, 95% है तो जितनी जल्दी हो सके उसका डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने कराना होता है। लखनऊ या बड़े शहरों में हर दिन के लिए एक मजिस्ट्रेट जो डीडी लेने के लिए, डाइंग डिक्लेरेशन लेने के लिए उसको नामित किया जाता है। बड़ा शहर है और इस तरह से झुलसे हुए लोग या इस तरह से बहुत ज़्यादा जख्मी लोग, जिनको ऐसा लगता है कि कुछ देर अगर इनका बयान नहीं लिया गया तो फिर कभी बयान नहीं लिया जा पाएगा, तो ऐसे लोगों का डीडी नोट करने के लिए एक मजिस्ट्रेट नामित होते हैं और कंट्रोल रूम को उनका नाम और नंबर बता दिया जाता है। जैसे ही किसी थाने से ये सूचना आती है वो रवाना हो जाते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन ले लेते हैं। तो पता ही लगा कि बिचैता गांव में महेंद्र सिंह का घर है। महेंद्र सिंह के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सत्यवीर और छोटा बेटा हरवीर। सत्यवीर की शादी 2017 में पैगार फातपुर की निवासी भूप सिंह की बेटी प्रेम श्री से हुई थी और इसके बाद नवंबर 2018 में उनको एक बच्ची भी हुई थी। जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, यानी एक उसका मजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन हुआ, मजिस्ट्रेट ने लिया, बहुत से लोग मौजूद थे, डॉक्टर भी थे और पुलिस वाले भी थे, इंस्पेक्टर भी थे कुढ़ फतेहगढ़ के। जो बात उसने बताई वो एकदम चौंकाने वाली थी और तुरंत पुलिस ने उसके पति या उसकी पत्नी प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया। प्रेमश्री को गिरफ्तार करके थाने पर लाया गया। आप भी ये समझिए कि क्या कहा उसने, सत्यवीर ने, लड़के ने जो जला था, वो उसने क्या कहा। उसने कहा कि पुलिस जब बुरी तरह से झुलसे हुए व्यक्ति का बयान मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट ले रहे थे और पुलिस भी मौजूद थी, तो उसने अपने बयान में बताया कि मैं 22 साल का हूँ,
कल मैं अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था। वहां पर इसके घर वालों ने कहा कि प्रेम श्री मुझे पसंद नहीं करती है और कहती है कि मेरे घर वालों को भी सत्यवीर अच्छा नहीं लगता। सुबह मेरे घर वाले गांव में इनके खेतों पर कटाई चल रही थी, तो मजदूरों को देखने, और जो होता है ना, कभी कभी नुकसान ज़्यादा हो जाता है, कुछ चोरी हो जाती है। कटाई के समय जो फसल के मालिक होते हैं वो मजदूरों को सुपरवाइज करने के लिए खेतों पर मौजूद होते हैं। उस दिन कटाई चल रही थी तो महेंद्र सिंह ने अपने इसी लड़के से, डाइंग डिक्लेरेशन में जो उसने बताया है, सत्यवीर ने उनसे कहा कि पिता ने कहा कि गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, हम लोगों को खेत पर चलना चाहिए। सत्यवीर कहता है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही थी, कुछ जैसे होता है कि उदासी कह लें, या कुछ ढीली सी लग रही थी। मैंने अपने पिता से कहा कि आप लोग चलिए, अभी थोड़ी देर में मैं आता हूँ। ये कह के वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसके बाद उसने देखा कि थोड़ी देर में उसकी पत्नी घर में रखा हुआ पेट्रोल का केन लेकर आई, उसके बिस्तर पर चारों तरफ और उसके ऊपर केन पेट्रोल डाल दिया। जैसे ही वो पानी की या गीले होने की का आभास उसको हुआ, वो उठकर खड़ा हुआ। इस बीच में उसने माचिस से उस बिस्तर में आग लगा दी। बिस्तर की आग उसके कपड़ों को भी लग गई। वो दरवाजे की तरफ भागा। उसने कहा कि वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन देखा उसमें भीतर से ताला बंद है। सत्यवीर ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मैंने अपनी पत्नी से कहा ताला खोल दो, और ये कहते कहते मैं उसके पैरों पड़ गया। उसने मुझे लात मार के दूर ढकेल दिया। थोड़ी ही देर में, 2-4 मिनट में मैं पूरी तरह से, मेरे कपड़े पूरी तरह से जल गए। तब मैंने चिल्लाना शुरू किया। मैं गिर गया और मैंने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, जल रहा हूं। जैसे ही मेरी चिल्लाहट उसने सुनी, मेरी पत्नी ने, प्रेमश्री ने, उसने फौरन दरवाजे का ताला खोल दिया और मुझसे कहा कि निकल जा, दौड़ के निकल जा, पानी से आग बुझा ले। लेकिन मैं उस समय तक, चूंकि कपड़े सब जल गए थे, नेकेड हो गया था, मैं जा नहीं पा रहा था। तब तक आवाज सुनकर हमारे रिश्ते के भाई हेमपाल आ गए। वो मुझे कंधों पर लाद कर ले गए, एक चद्दर मंगाई, चद्दर में लपेट कर और मुझे अस्पताल ले गए। उसने आगे बताया कि मेरी शादी के 2 साल हो गए थे। मेरी एक बेटी है। शुरुआत से ही वो मुझसे लड़ती थी। वो कहती थी कि मैं काला हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, और वो ये भी कहती है कि तुम अपने से शादी तोड़ दो वरना मैं तुमको जला दूंगी। और आज उसने जला दिया। डाइंग डिक्लेरेशन देने के बाद 3 दिन बाद ही सत्यवीर की अस्पताल में मृत्यु हो गई। फौरन पिता महेंद्र सिंह और भाई हरवीर सिंह के तहरीर पर या उनके लिखने पर 302 आईपीसी का एक मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा कायम करने के बाद फिर महिला को, प्रेमश्री को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मुकदमा ट्रायल पर आया। 4 साल तक लगातार ट्रायल हुआ। उसमें इसके मृतक के भाई ने ये कहा कि वो हमेशा यही कहती थी कि इतने काले आदमी से, इतने काले लड़के से मेरी शादी करा के मेरे घर वालों ने पता नहीं किस बात की दुश्मनी मुझसे निकाली है। बहरहाल कुल 10 गवाहों की गवाही हुई। पुलिस ने कोर्ट में जांच पड़ताल के बाद मौके से मिली पेट्रोल की खाली कैन, लैब की रिपोर्ट, इस समेत कई एक एविडेंस अदालत में प्रस्तुत किए। लेकिन सबसे अहम रहा डाइंग डिक्लेरेशन। जुडिशरी में किन्हीं किन्हीं बहुत वरिष्ठ जजेस का या बहुत वरिष्ठ वकीलों का ये मानना है कि डाइंग डिक्लेरेशन के बाद अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो डाइंग डिक्लेरेशन को ही एफआईआर की तरह ट्रीट किया गया। एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, वो दिल्ली से लखनऊ, चूंकि लखनऊ बेंच में भी उन लोगों को आना होता है, दोनों के ही चीफ जस्टिस होते हैं। मैं रायबरेली में एसपी था, तो वो नाम लेना उचित नहीं है। तो वो सर्किट हाउस में जब रुकते थे तो हम और डीएम कर्टसी कॉल में उनके पास जाते थे। ऐसे ही एक दिन बातचीत में उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी क्या राय है, अगर किसी व्यक्ति ने मरने से पहले अपना एक बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया है तो फिर उसके घर वालों से तहरीर लेने की क्या जरूरत है। उसी डाइंग डिक्लेरेशन को एफआईआर की तरह ट्रीट करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बात उनकी बिल्कुल सही लगती थी, प्राइमा फेसी बिल्कुल सही बात है कि, और ये मान के चला जाता है कि मरने के पहले आदमी सच ही बोलता है, झूठ बोलने का कोई कारण नहीं होता है। तो बात उनकी अपनी जगह बिल्कुल सही थी, होना भी यही चाहिए। इस संबंध में उन्होंने अपनी तमाम जजमेंट्स में इसका उल्लेख किया है, लेकिन अभी इसका ये प्रयोग में नहीं लाया गया है। हो सकता है जो चेंजेस आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में हुए हैं उनमें, हालांकि मैंने बहुत ढूंढा, एक उस पर मैंने एपिसोड भी किया था, बहुत ढूंढा, मुझे दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन हो सकता है उसमें इसका उल्लेख किया गया हो। मेरा भी ये बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि मरने के पहले अगर किसी ने डाइंग डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने प्रॉपर डाइंग डिक्लेरेशन दिया है तो उसको एफआईआर की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए और उसी पर विवेचना होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे ट्रायल में उसका डाइंग डिक्लेरेशन ही सबसे अहम दस्तावेज था। हालांकि वहां पर प्रेमश्री के वकीलों ने, यानी पत्नी के वकीलों ने भी तरह तरह से अपनी दलील दी, और दलील आप जानते हैं, बचने के लिए कुछ भी झूठा सच्चा ऊपर नीचे जो भी बोलना होता कि कोर्ट को कंफ्यूज किया जा सके। उनमें से एक बात कही गई कि मेरे पति के नाम खेत और जमीन है, उसका भाई इसे हड़पना चाहता था, इसलिए वह और उसके परिवार ने मुझे इस मामले में फंसा दिया। मैंने अपने पति को मारा नहीं है। उस दिन उनके शरीर में, उनके बिस्तर में आग लग गई थी। मैंने बचाने की कोशिश की और उसमें मैं भी जल गई। हालांकि कोर्ट ने इस बात को माना नहीं और ये कहा गया कि अगर बचाने की कोशिश की होती तो हाथ में जलने के ज़्यादा निशान मौजूद होते, जबकि इसकी शरीर में जलने के निशान सिर्फ पैर में मौजूद हैं, हाथों में कहीं भी जलने का कोई निशान नहीं है। सारे गवाहों के बयान, केस डायरी, मौके पर मिले हुए सबूत, इन सब के आधार पर एडीजे फर्स्ट संभल श्री अशोक कुमार यादव ने 6 नवंबर 2023 को अपने 32 पन्नों के फैसले में ये कहा कि सबूतों और अपराध के नेचर को ध्यान में रखते हुए दोष सिद्ध प्रेमश्री को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी जाती है और 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और ये कहा कि यही न्याय के अनुरूप होगा। जब एक बार कोर्ट ने फिक्स किया कि हाँ ये दोषी है, उसके बाद सजा पर बहस होती है। बहुत से फेमस केसेस में आपने देखा होगा कि जब कंक्लूड होने लगता है, हो जाता है, उसके बाद कोर्ट जजमेंट रिजर्व करता है और जजमेंट वाले दिन कहता है कि हाँ ही वॉज फाउंड गिल्टी और नॉट गिल्टी, दोनों जो चीज़ होगी कोर्ट उसकी सजा सुनाएगी। और फिर उसके बाद उसके जो सजा का प्रकार होगा, अमाउंट ऑफ पनिशमेंट कितना होगा, इस पर दोनों तरफ से बहस की जाती है। मतलब ये तय है कि सजा होगी, लेकिन क्या सजा होगी इसके बारे में दोनों तरफ के वकील कोर्ट में बहस करते हैं और कभी कभी ये बहस बहुत लंबी होती है, जो सामान्य बहस ट्रायल के समय में होती है उसके अलावा। उसमें कोर्ट में जब वो शी वॉज फाउंड गिल्टी, तो फाइनल आर्गूमेंट में
जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को डिसाइड करने के लिए जब फाइनल आर्गुमेंट हुआ, तो उसमें प्रेम श्री की ओर से कहा गया कि मेरी 6 साल की छोटी बेटी है, इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसके साथ साथ वो गरीब घर की लड़की है। ध्यान रखिएगा इसे कि ये कोर्ट में उसके वकीलों का बयान है। ये माना जाता है कि लड़की का ही बयान है कि वो गरीब घर की लड़की है। ऐसे में उसने कोर्ट से अपील की कि उसकी सज़ा कम की जाए। हालांकि कोर्ट ने इन सारी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और आजीवन कारावास की सज़ा प्रेमश्री को सुनाई गई। आज की घटना, एक महिला जिसको ऊपर वाले ने खूबसूरत बनाया और एक लड़का जिसको ऊपर वाले ने, जिसका रंग ऊपर वाले ने डार्क कह लें, काला कह लें, काला कर दिया। ना लड़की को अपने से, मतलब लड़की कोई अपने से खूबसूरत नहीं हुई या ऐसा कुछ उसने नहीं किया कि जिसकी वजह से वो खूबसूरत हो गई। ऊपर वाले ने ही उसको गोरा रंग उसको दिया होगा, नाक नक्श तीखे दिए होंगे, तो वो खूबसूरत की श्रेणी में आ गई। और लड़के ने भी अपने से अपने चेहरे पे चारकोल नहीं लगाया होगा कि वो काला हो गया, डार्क कलर्ड हो गया, जिसको कहते हैं कि श्याम रंग उसका हो गया। तो ऐसा नहीं कि उसने अपने से चारकोल लगा लिया हो। कहने का मतलब ये कि ऊपर वाले ने ही दोनों को ये डिफरेंट अलग अलग दोनों के साथ, एक को एक स्किन साफ दी, नाक नक्श दिए तो सुंदर की श्रेणी में, खूबसूरत की श्रेणी में आ गई। दूसरे को थोड़ा रंग उसका दबा हुआ था तो उसको लोग काले रंग में कहने लगे। लड़की सामान्य घर से थी और लड़का खाते पीते घर का था। शादी हो गई। लड़की ने ससुराल आते ही पहले लड़के को भला बुरा कहना शुरू किया और अपने घर वालों को भी गाली देनी शुरू की। साथ ही साथ कहा कि मेरे बाप और भाई की आंख फूट गई थी जो ऐसे काले आदमी से मेरी शादी करा दी। मेरे तो कर्म ही फूट गए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने पति को तो कह ही रही थी, अपने घर वालों को भी इस तरह की बातें वो ससुराल में रह के ही, जैसे बड़बड़ाता है आदमी, चिल्लाता है आदमी, और उस तरह से ये बात करती रही। पहली बार जब वो अपने मायके गई तो उसने मायके वालों से कहा कि मेरी शादी तुड़वा दो, मेरी किसी सुंदर लड़के से शादी करा दो। मायके वाले हर बार, देखिए मायके वाले या लड़की के माँ बाप सब चीज़ें जानते हैं। मायके वाले हर बार उसे समझा बुझा कर भेज देते थे कि गोरे रंग से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए पैसे और संपन्नता होनी चाहिए। वो दोनों चीज़ें तुम्हें अपने ससुराल में मिल रही हैं। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अच्छे कपड़े पहन रही हो, अपने शौक पूरे कर रही हो। तुम्हारे तो अब बेटी भी हो गई है। अब अगर तुम किसी से कहोगी उसका रंग काला है, बदसूरत है, देखने लायक नहीं है, क्यों मुझसे उसकी शादी कर दी गई, तो लोग तुम्हारे पे हंसेंगे। तब लड़की कहती थी कि पैसे वाले हैं इसीलिए काले कलूटे के घर मुझे फेंक दिया। ये आरोप लड़की अपने घर वालों पर बार बार लगाती थी। यहां ध्यान देने की बात यह है कि राजवीर डार्क कॉम्प्लेक्शन या डार्क कलर था पर बदसूरत नहीं था। अच्छा खासा हृष्ट पुष्ट जवान लड़का था। देखिए, आपको इसमें अंतर समझना होगा, एक रंग का और एक खूबसूरती और बदसूरती का। राजवीर बदसूरत नहीं था, सिर्फ उसका रंग दबा हुआ था या काला था। अब पता नहीं मतलब क्यों भूत सवार था उस लड़की को अपनी सुंदरता पे, क्यों गुमान था इतना उसे अपनी सुंदरता पे। अपने डाइंग डिक्लेरेशन में लड़के ने मजिस्ट्रेट के सामने जो कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने यही कहा कि जब उसने दरवाज़ा बंद देखा और उस पर ताला लगा हुआ देखा, क्योंकि वो जो उसके कपड़ों में आग बिस्तर के आग से लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं लगी थी,
वो दरवाजे को पीट के भड़बड़ा के खोलना चाहता था कि बाहर जाके पंपिंग सेट पे पानी के नीचे बैठ जाऊंगा, बच जाऊंगा। उसने देखा ताला बंद है, वो समझ गया कि मेरी पत्नी ने ताला बंद किया होगा। डाइंग डिक्लेरेशन में उसने कहा कि मैंने उसके पैर पकड़ लिए कि ताला खोल दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन बजाय इसके कि ताला खोलने के, उसने लात से मुझे मारा। उसके पैरों में जलते हुए कपड़े भी चिपक गए और उसका पैर भी जल गया, लेकिन वो गाली देती रही। जब मैं पूरा जल के निढाल होके जमीन पर गिर गया, तब उसने ताला खोला, कुंडी भी खोली और कहा अब जा, दौड़ के निकल जा। लेकिन तब तक मेरे कपड़े सब जल चुके थे, मैं पूरा नेकेड हो गया था। मैं बाहर निकलने की स्थिति में नहीं था कि मैं बाहर दौड़ता हुआ जाऊंगा, जो देखेगा वो क्या कहेगा। इसी बीच में जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरे रिश्ते के भाई हरपाल भाग कर आए। वो मुझे गोद में उठाकर बाहर की तरफ ले गए, बगल से एक चादर मांगी, चादर में लपेट के मुझे अस्पताल ले गए। मतलब हद ही हो गई आज की इस घटना में। तो मतलब किसी का दबा हुआ रंग जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, किसी का दबा हुआ रंग जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसकी इतनी बड़ी सजा उसकी पत्नी राज ने दी। जैसे खूबसूरती ही खुदा है कि जो चाहे वो, अगर खूबसूरत है तो जो चाहे वो करेगा। आग लगा दी, जला दिया। देखिए, इकबाल ने बहुत अच्छा एक शेर कहा है, मैं चाहूँगा कि आप उसको समझने की कोशिश करें इसी कंटेक्स्ट में, कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतफहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। और लास्ट में एक लाइन इसकी और है तो बहुत बड़ी गजल ये, कि चाहते दोनों बहुत एक दूसरे को, चाहते दोनों बहुत एक दूसरे को, मगर ये हकीकत मानता तू भी नहीं मैं भी नहीं। अब कोई ये कहे कि नहीं साहब वो तो काला था, उससे घृणा करती थी, लेकिन 6 साल की बेटी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसलिए ये बहुत ही मौजू है ये लाइन, कि चाहते दोनों बहुत एक दूसरे को, मगर ये हकीकत मानता तू भी नहीं मैं भी नहीं, अपने अपने रास्तों से दोनों का सफर जारी रहा, एक लम्हे को रुका तू भी नहीं मैं भी नहीं। इसको गहराई से सोचिएगा, सोच के कोशिश करिएगा समझने के लिए कि खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, किस बात का ये गुमान था। इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छा सा मूवी सॉन्ग मुझे याद आया। इसी ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसी प्रकरण के लिए ज़माने पहले ये लिखा गया था। 1974 में एक फिल्म आई थी रोटी, राजेश खन्ना और मुमताज़ की, जिसमें किशोर कुमार और लता दीदी ने एक गाना गाया था कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। ये बात कही राजेश खन्ना ने, यानी किशोर कुमार के स्वर में। तो आप जानते हैं क्या जवाब दिया मुमताज़ ने, यानी लता दी के स्वर में, कि मैं शमा हूं तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूं, नई जनरेशन के लोग जरूर सुने। आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये गाना था। एक एक लाइन आप सुनेंगे जब, तो आपको इसी कंटेक्स्ट में गाया हुआ ये गाना लगेगा कि उसने जवाब ही इसी, जब वो कह रहा है कि भाई गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, तो उसने जवाब ही इसी पर दिया कि मुझसे पहले तू जल जाएगा, और जला ही दिया उसने। इसलिए इतना गुमान रंगो रूप पे, खूबसूरती पे, दिखावे पे, कपड़ों पे, इतना गुमान पागल कर देता है, सोचने की शक्ति छीन लेता है, और इसीलिए ऐसा वहम नहीं पालना चाहिए। बहुत बुरा होता है ऐसा वहम पालने वालों का। आज के लिए इतना ही, और आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।